Assalamualaikum, my dear students. Today we are going to discuss a very important concept, that is electron transport chain (ETC) and oxidative phosphorylation. देखो ये क्या है, आप टॉपिक का नाम लिखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन (ETC) एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. इसको नोट कीजिए कॉपी पे. अब देखो यहाँ, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़े, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है. देखो, हम असल में पढ़ रहे हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन. हमारे पास, आपको याद है, हमारे पास ग्लूकोज था. Now glucose, it's a common respiratory substrate in aerobic respiration. Now ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन शुगर. इस ग्लूकोज को एक प्रोसेस होता है, that process is called as glycolysis. ग्लूकोज को एक प्रोसेस होता है called as glycolysis. और ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट, what you otherwise call pyruvic acid. पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन. This conversion of glucose into pyruvic acid or pyruvate is called as glycolysis. क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुवेट में 3 कार्बन है, इसका मतलब हो गया हर ग्लूकोज से बनेंगे 2-2 पायरुवेट. तो ये we must understand it, okay? तो मैंने एक पायरुवेट की बात की. इसके बाद पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो एक प्रोसेस होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो दूसरा प्रोसेस आ जाएगा. This glycolysis is a common route for both aerobic and anaerobic respiration or fermentation. Now, पायरुवेट को इसके बाद अगर O2 एब्सेंट होगा, O2 प्रोवाइड नहीं होगा, O2 नहीं मिलेगा इसको, तो पायरुवेट will undergo fermentation. It will undergo fermentation. ये हमने पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस भी, फर्मेंटेशन भी हमने पढ़ा है. इसके फिर 2 टाइप्स हमने पढ़े हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ओके, अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा, if O2 is present, this pyruvate undergoes first, इसको एक प्रोसेस होता है that's called as Lick reaction. इसको एक प्रोसेस that's called as Lick reaction, जिसमें पायरुविक एसिड तब्दील होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, आपको याद होगा. फिर एसिटाइल कोएंजाइम A को एक और प्रोसेस होता है that's called as Krebs cycle, what you otherwise call as TCA cycle. इसको होता है Krebs cycle. देखो यहाँ तक पढ़ा है, सारा डिटेल में हमने पढ़ा है. ग्लाइकोलाइसिस हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था. इसके बाद हमने देखा था फर्मेंटेशन, हमें देखा था लिक रिएक्शन एंड Krebs cycle. ये सारा हमने पढ़ा है. देखो ओवरऑल इस प्रोसेस में आपको क्या मिला, अगर आप याद करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में आपको मिल गए थे नेट गेन 2 ATPs, आपको नेट गेन 4 ATPs बन गए थे टोटल, 2 इस्तेमाल हो गए थे. तो नेट गेन आपके पास 4 कुल बन गए थे, 2 इस्तेमाल हो गए थे. नेट गेन ऑफ ATP इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2 ATPs. और अगर आप ग्लाइकोलाइसिस देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में जो 6th स्टेप था, 6th स्टेप में मिल गए थे आपको 2 NADH मॉलिक्यूल्स, 2 NADH प्लस H. ATP तो ATP नो प्रॉब्लम, लेकिन ये NADH, इसको क्या हो जाएगा, इससे कैसे निकल जाएगी एनर्जी, ये कैसे ATP में तब्दील हो जाएगा, हमें पढ़ना है. फिर जब लिक रिएक्शन होती है, लिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक पायरुवेट की बात करते हैं, दूसरे पायरुवेट को भी हो जाएगा लिक रिएक्शन, बराबर, ये ट्वाइस हो जाएगी यहाँ से रिएक्शन. तो जो लिक रिएक्शन है, लिक रिएक्शन में भी जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ-साथ NADH निकलता है. एक पायरुवेट से एक NADH निकलेगा लिक रिएक्शन में, दूसरे पायरुवेट से दूसरा. इसका मतलब हो गया 2 लिक रिएक्शंस हो जाएंगे 2 पायरुवेट्स को. तो लिक रिएक्शन में आपको मिलते हैं 2 NADH H+. अब याद होगा, अगर देखेंगे लिक रिएक्शन, अगर आप Krebs साइकिल देखेंगे, Krebs साइकिल में एक राउंड में एक एसिटाइल कोएंजाइम से निकलते हैं 3 जगह पे NADH. अगर आपको याद होगा, एक जगह अगर आप Krebs साइकिल देखेंगे, एक जगह जहां पे आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटाराइड में, वहां पे NADH निकलता है. अगर आप देखेंगे, फिर अल्फा कीटोग्लूटाराइड जब सक्सेनल कोएंजाइम A में
कन्वर्ट होता है, वहां से भी एक और NADH, फिर जब मैलेट ऑक्सोएसिटिक एसिड की जगह वहां पे एक और NADH, ओवरऑल एक राउंड में निकलते हैं 3 NADH, और 2 राउंड्स में क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट है, 2 एस्टर कोएंजाइम है, तो वहां पे आपको मिलेंगे 6 NADH, 6 NADH, 6 NADH प्लस H पॉजिटिव, क्रिब साइकिल की बात कर रहा हूं। और एक जगह पे निकलता है FADH2P, जो कि 2 बार होता है क्रिब साइकिल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 क्रिब साइकिल होंगे, 2 बार लिग्रेशन होगी, ग्लूकोज को एक ही बार ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि 6 कार्बन का बॉन्ड कन्वर्ट है 3 कार्बन का बॉन्ड है, यहां से जो एक पायरुवेट को हार्म हो जाएगी वो दूसरे को भी होते हैं, हम एक की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे का। ओके, तो 6 NADH निकलते हैं, और एक जगह पे निकलता है आपको याद है सक्शनेट जब कन्वर्ट होता है फ्यूमेरेट में, वहां पे निकलता है FADH, तो 2 निकलेंगे हमें FADH2, और एक जगह पे निकलता है ATP या GTP, तो 2 राउंड्स में निकलेंगे 2 ATP मिलते हैं, और आपको ये मिलता है एनर्जी। देखो यहाँ पे 2 ATP मिलते हैं क्रिब साइकिल में, बाकी NADH जो रखा, अगर हिसाब करेंगे टोटल हमारे पास क्या है, 2 NADH ग्लाइकोलाइसिस के, 2 NADH लिंक रिएक्शन के, और 6 NADH क्रिब साइकिल के, 6 2 8 8 2 हो गए 10 NADH हमारे पास टोटल है, 10 NADH प्लस H पॉजिटिव। FADH2 कितने हैं, 2 क्रिब साइकिल में निकल रहे हैं, 2 FADH2, और 2 ATP क्रिब साइकिल के, 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस के, 2 ATP इसके, और 2 ATP और 2 ATP इसके, 2 ATP क्रिब साइकिल के, 2 ग्लाइकोलाइसिस के 2, और मिलेगा 4 ATP। हिसाब लगा इसका। आपको मैंने ऑलरेडी बोला है एक NADH की एनर्जी होती है 3 ATPs के बराबर, एक NADH देता है हमारे पास 3 ATPs, एक FADH2 देता है 2 ATPs, हम देखेंगे आज कैसे। तो एक NADH की अगर एनर्जी होती है 3 ATPs के बराबर, एक NADH से बनते हैं 3 ATPs, एक FADH से बनते हैं 2 ATPs, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 into 3, क्योंकि हर NADH की एनर्जी होती है 3 ATP के बराबर, हर NADH से निकलते 3 ATP, इसलिए 10 into 3 is equal to 30, ये हो गया 30 ATP। इसमें एक FADH की लेवल बराबर 2 ATPs के बराबर, 2 into 2 ये हो गया into 2, ये 4 ATPs, और ये वाले 4, 30 और 4 हो गए 34, और 4 38 ATPs आपको ओवरऑल मिलते हैं, और हम ये सिंपल हिसाब लगाएंगे। फिर हम देखेंगे 36 कहाँ है, 38 कहाँ है, अक्सर कंफ्यूजन है ये। 36 से नेट गेन जब ग्लूकोज को हो जाएगा कंप्लीट एरोबिक एक्सक्रीशन, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रिब साइकिल, सारा कुछ, कितने ATPs निकलते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं 38, लेकिन कभी कभार 36 भी हो सकता है, वो हम देखेंगे ये 2 की वेरिएशन कहाँ पे आती है। ये हमें आज पढ़ना है कि हमारा देखो कांसेप्ट क्या है, कैसे NADH से और कैसे FADH2 से निकलते हैं ATP, कैसे बनते हैं इनके पास ATP, कैसे NADH से निकलते हैं 3 ATP, कैसे एक FADH से निकलते हैं 2 ATP। आज हमारा कल का समय यही है, देखो तो ये आप नोट करके रखेंगे, हमारे पास टोटल क्या है, जब एरोबिक एक्सप्रेशन है ग्लूकोज की 10 NADH, 2 FADH2, 4 ATP। अब ऐसे लिख के रखेंगे, इसके बाद मैं बोलूंगा करना क्या है। देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब क्या हो गया, देखो आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोसोल में, लिंक रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रिब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यूकैरियोट्स की बात करता हूं, प्रोकैरियोट्स में ये सारी चीजें होती है साइटोसोल में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है कि नहीं, तो सारी प्रोसेस जो है लिंक रिएक्शन हो, क्रिब साइकिल हो, ग्लाइकोलाइसिस हो, ये सारे प्रोसेसेस प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में होते हैं साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में, लेकिन यूकैरियोट्स में डिफरेंट जगहों पे होते हैं, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोसोल में, लिंक रिएक्शन क्रिब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये होता है प्रेजेंट कहां, इट इज लोकेटेड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 मेम्ब्रेन होते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसी पे लोकेट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स में होता है ये मौजूद ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देखो पहले मैं आपको बोलूं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो
अगर मैं आपको समझाऊं, हमारे पास ये एक सेल है, इस सेल में समझो इस चीज को, एक सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ से ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल में ग्लूकोज था, कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, पी मींस पायरुवेट, ग्लूकोज से बन गया पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस सेट्स फॉर्म में। फिर ये पायरुवेट यूकेरियोट्स में, फिर ये पायरुवेट सीधे जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, व्हाट्स कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। फिर ये पायरुवेट जो निकल गया ये जाता है सीधे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। वहां पे इस पायरुवेट को होता है पहले डिक रिएक्शन, इसके बाद होता है क्रिब्स साइकिल, और वहां पे क्या निकलता है NADH और FADH2। ये NADH और FADH2 जो निकलते हैं, ये जो है इनर माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाला, इसी पे मौजूद होते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इनर मेम्ब्रेन पे, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो NADH और FADH के पास जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये पास होते हैं एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स तक, ताकि इस NADH के जो इलेक्ट्रॉन मूव करने से एक पोटेंशियल क्रिएट किया जाए जिससे ATP बना दिया जा सकता है। वही हमें पढ़ना है कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कन्वर्ट करता है ये एनर्जी ऑफ NADH एंड FADH2 इनटू ATP। ये देखो, पहले देखो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एज नेम इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट चेन में, नो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मीन अगर देखेंगे इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास है NADH प्लस H पॉजिटिव कोएंजाइम्स जिनको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना रिडक्शन। ओके, हमारे पास FAD होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन दो लेगा H2 बनेगा। ओके, NADH प्लस H प्लस और FADH2, इनको हम बोलते हैं नाम reduced coenzymes, these are reduced coenzymes, these are reduced coenzymes। अगर NADH का देखेंगे दूसरा फॉर्म, असल में ये होता है NAD प्लस, असली फॉर्म इसकी, फिर हमने दो हाइड्रोजन इसको ऐड किए तो ये बन गया NADH प्लस H पॉजिटिव, प्रोटॉन इसके साथ रहता है। तो FAD का देखेंगे वो FADE होता है, FAD, और FAD और H दो दे दो, ये होता है NAD प्लस फॉर्म में, मींस इसको आधे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, फिर दो हाइड्रोजन दे दो, वो अल्टीमेटली बनता है NADH प्लस H पॉजिटिव। NAD प्लस और FAD को इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कोएंजाइम्स। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इनकी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स ऑफ NADH एंड FADH2, NAD plus and FAD, oxidized forms of coenzymes. This NADH plus H plus FAD, these are reduced coenzymes. इन्होंने एक्सेप्ट किया है हाइड्रोजन्स को, इनके पास हाइड्रोजन है इसलिए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ओके, अब देखो ये जो दो हाइड्रोजन है किसके पास, NAD के पास, यहाँ FAD के पास दो हाइड्रोजन है, कैसे अपने हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास करेंगे ATP बनाने के लिए, देखो ये आप नोट कीजिए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या हो गया, इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टू अनदर। अल्टीमेटली किसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ऑक्सीजन के पास। मैं आपको समझाऊंगा ऐसे, एक मिनट रुकिए। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये मेनली बना हुआ है चार कॉम्प्लेक्सेस का, आज तक हम पांचवा कॉम्प्लेक्स डालते हैं इसमें। हम अगर डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, इसके बाद हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये बना हुआ है कॉम्प्लेक्सेस का। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। पहला क्या है, पहला लिखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन का एक एग्रीगेशन, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसको हम एक और नाम बोलते हैं NADH dehydrogenase, NADH dehydrogenase, complex first और NADH dehydrogenase, complex first है, स्पेस रखूंगा मैं। दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड, जिसको हम बोलते हैं कभी कभार
succinate dehydrogenase. You remember this enzyme complex. Succinate dehydrogenase is the only enzyme of Krebs cycle that is present on inner mitochondrial membrane. हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन लोकेट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. ओके, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी कॉम्प्लेक्स है. दूसरा फिर है कॉम्प्लेक्स थर्ड, जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम, CYTO, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसका एक और नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. एक और हमारे पास कॉम्प्लेक्स फोर्थ, अदरवाइज कॉल्ड साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 4. और कभी कभी आजकल हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी, आजकल कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी मालूम करते हैं. That's called as ATP synthase या FOF1 complex, FO oxysome, F1 complex. देखो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ये लिख के रखो आप. कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या होता है? इसमें होते हैं दो चीजें. It contains F, M, N and Fe means iron, S means sulfur. Iron sulfur proteins. Complex फर्स्ट में दो चीजें होती है. It contains FMN का मतलब क्या हो गया? Flavin, FLAVIN, flavin mononucleotide, flavin mononucleotide and iron sulfur proteins. Flavin mononucleotide and iron sulfur proteins ये आपस में मिलते हैं, इसी को नाम देते कॉम्प्लेक्स फर्स्ट. NADH डिहाइड्रोजिनेज में ये दो चीजें होते हैं, FMN and iron sulfur proteins. Complex second, succinate dehydrogenase में क्या होता है? It contains FAD, flavin adenine dinucleotide, flavin adenine ADENINE, adenine dinucleotide. Okay, flavin adenine dinucleotide and iron sulfur proteins. Iron sulfur proteins. कॉम्प्लेक्स थर्ड, इसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. इसमें क्या होता है? इसमें होता है साइटोक्रोम, इट कैन बी साइटोक्रोम B, एक प्रोटीन का नाम है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स एंड साइटोक्रोम C1 एज नेम इंडिकेट, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. साइटोक्रोम B भी होता है, साइटोक्रोम C1 भी होता है, और साथ साथ आयरन सल्फर प्रोटीन जो इन दोनों में होता है. इट कंटेन्स साइटोक्रोम B, ये प्रोटीन का नाम है, आयरन सल्फर प्रोटीन्स एज नेम इंडिकेट्स, एंड साइटोक्रोम C1 ये कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है. कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या, मैं एक मिनट के लिए रख कर नीचे वाला. कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या होता है? हाँ, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इसको हम कभी कभार बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. इट कंटेन्स, इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स साइटोक्रोम A, प्रोटीन का नाम है, कॉपर A, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर B. दो कॉपर सेंटर्स होते हैं, कॉपर A को हम कहते हैं और कॉपर B, और होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3. देखो इट कंटेन्स साइटोक्रोम A, प्रोटीन का नाम है, कॉपर A, कॉपर का एक यहाँ पे एक यूनिट, इसके बाद साइटोक्रोम A3, इसके बाद कॉपर का एक और यूनिट. तो इट कंटेन्स साइटोक्रोम A, copper A, copper 1 center and cytochrome A3 another protein and then copper B center, दूसरा copper molecule. Okay, now ये चार कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास, ये आपको जरूर याद है किसमें क्या होता है. और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जिसको हम कभी कभार क्या बोलते हैं, शाबाश, अगर मैं ऊपर लिखूं वो आप लोगों के लिए, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जिसको हम कभी कभार बोलते हैं ATP सिंथेज, ATP सिंथेज, या इसको हम बोलते हैं कभी कभार FOF1 कॉम्प्लेक्स. F0 नहीं है, O की सिर्फ O2 है. FOF1 कॉम्प्लेक्स माइटोकॉन्ड्रिया के
मैट्रिक्स में, आई मीन मैट्रिक्स साइड में होता है ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हम देखेंगे इसके बारे में। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ये FOFM कॉम्प्लेक्स है क्या, आगे देखेंगे इसके बारे में। तो ये 4 मेन कॉम्प्लेक्सेस है और हम एक बार देते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ एटीपी सिंथेस बायोफॉर्म। कौन किसका बना हुआ है ये आपने देखा। अब देखो ये आपने उठाया है, अब देखिए मसला। समझाऊंगा आराम से, बड़ा मुश्किल टॉपिक है लेकिन इसको हम आसान बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आपको बोला देखो ये जो ये NADH प्लस H पॉजिटिव रिड्यूस्ड कोएंजाइम एक, FADH2 दूसरा रिड्यूस्ड कोएंजाइम, रिड्यूस्ड कोएंजाइम से इनके पास क्या है, इनके पास हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ये जो हाइड्रोजन के पास है FADH2 के पास, NADH के पास, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, अपने हाइड्रोजन्स सप्लाई करते हैं। किसको सप्लाई करते हैं, ये सप्लाई करते हैं O2 को, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एफिनिटी, नो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत, गेन करने की सलाहियत, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म्स में इट्स कॉल्ड एज, इसके पास हाई रेडॉक्स पोटेंशियल है, रेडॉक्स पोटेंशियल। असल में ये इलेक्ट्रॉन को ला सकता है, अपनी ओर खींच सकता है, हाइड्रोजन को खींच सकता है। जो NADH और FADH2 के पास हाइड्रोजन से ये सप्लाई करते हैं इन हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, किसको, किसके पास, ऑक्सीजन के पास। और जब ऑक्सीजन लेगा हाइड्रोजन तो ये तब्दील हो जाता है वाटर में, वाटर में तब्दील होता है। तो ये NADH और FADH2 डायरेक्टली नहीं दे पाते हैं ऑक्सीजन को, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, अपने हाइड्रोजन बल्कि ये करते हैं इसको सप्लाई थ्रू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, अल्टीमेटली पहुंचाते हैं इसको। तो अगर हम बोलेंगे ना व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आल्सो, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स like NADH plus H plus and FADH2 to oxygen, molecular oxygen through different protein complexes is called electron transport chain. शाबाश। अब देखो the movement of electrons from reduced coenzymes, ब्रैकेट में लिखेंगे NADH plus H plus FADH2, ब्रैकेट बंद करो। शाबाश। the movement of electrons from reduced coenzymes to ultimately oxygen, molecular oxygen via means through, via different protein complexes is called electron transport chain या बोलो electron transport system। ओके, ये electron transport system कहाँ पे मौजूद होता है, देखो नीचे, it is located on inner mitochondrial membrane, it is located on inner mitochondrial membrane in eukaryotes and plasma membrane in prokaryotes, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। ओके, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसका बना हुआ है, कॉम्प्लेक्सेस का बना हुआ है। अब देखो कैसे काम करता है, देखो यहां अगर मैं बनाऊंगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मैं यूकेरियोट्स की बात करूंगा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैंने बनाया, इमेजिन कीजिए इसको, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये वाला मैट्रिक्स साइड, दिस इज मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाला इनर मेम्ब्रेन बड़ा बनाया, ये इनर मेम्ब्रेन सारा यहां से लेकर सारा इनर मेम्ब्रेन है, इसको मैग्नीफाई किया, जूम किया, ये मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच स्पेस होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। ओके, नाउ इसमें क्या होता है, यहां मान लीजिए दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये वाला दिस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, मैं ऐसे लिखूं इसको, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेकंड, दूसरा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थोड़ा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की ओर होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है मैट्रिक्स साइड में, मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स साइड में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स स्पेस में। फिर यहां पे कॉम्प्लेक्स थर्ड, दिस इज कॉम्प्लेक्स थर्ड, फिर एक कॉम्प्लेक्स फोर्थ,
कॉम्प्लेक्स फोर्थ अब ऑलरेडी पता है। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या है, यू नो ना। लिसन, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है यहाँ, अगर मैं देखो वहां कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है यहाँ, देखो इसमें क्या होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का एक और नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजन। हाँ, इसके बाद कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड के बीच होता है मौजूद UQ, यूबिक्विनोन, इसको हम बोलते हैं, अब देखो यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन, इसको हम कभी कभार बोलते हैं कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू इसको बोलते हैं। ये एक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, यूक्यू, यूबिक्विनोन और कोएंजाइम क्यू, लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन में मूवमेंट करिए, अभी यहां पे होगा, अभी मूवमेंट कर सकता है, यहां तक ये मूव करता है। कॉम्प्लेक्सेस खुद मूवमेंट नहीं करते हैं। एक मोबाइल लिपिड मॉलिक्यूल, मोबाइल मींस एक्टिव, जो लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल कॉल्ड यूबिक्विनोन और कोएंजाइम क्यू इज प्रेजेंट बिटवीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड। ये किस कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स के बीच में होता है मूवमेंट के लिए। फिर कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच होता है साइटोक्रोम C, जो होता है इनर मेम्ब्रेन के आउटर फेस की ओर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की ओर, ये मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, इसके बाहर साइड में कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच का साइटोक्रोम C। यूबिक्विनोन होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड के बीच। नाउ लिसन, यूबिक्विनोन और कोएंजाइम क्यू, अरे देखा, नाउ लिसन, देख लीजिएगा यहाँ क्या देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजन, शाबाश, मुझे बोल पहले, यूबिक्विनोन क्या है, इट्स अ लिपिड सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जो क्या लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड के बीच मौजूद होता है। साइटोक्रोम C एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ के बीच। यूबिक्विनोन हाइड्रोजन को कैरी कर सकता है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को। यूबिक्विनोन इज अ हाइड्रोजन कैरियर, साइटोक्रोम C इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये हाइड्रोजन नहीं कैरी कर सकता, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकता है, प्रोटॉन को नहीं। हाँ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद जो यह देखना, अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, हमारे पास क्या बन गया, NADH प्लस H पॉजिटिव है ना हमारे पास, ही हमें NADH से एनर्जी निकालनी है, ATP निकालना है FADH2 से। पहले मैं NADH की बात करता हूं। NADH के पास जो एनर्जी है मौजूद, इसके पास क्या है, दो हाइड्रोजन, ये क्या करता है, ये तब्दील होता है NAD प्लस में, NAD प्लस को ऐड करो, दो हाइड्रोजन, ये बने NADH प्लस H, NADH प्लस H को दो हाइड्रोजन निकालो, ये NAD प्लस बन गया। तो NADH जो रिड्यूस्ड है, कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज फॉर NAD प्लस में, लॉस क्या करता है, दो हाइड्रोजन, कौन लेता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इन दो हाइड्रोजन्स को, दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स, मींस दो हाइड्रोजन्स को, जो NADH के है, लेता है, सप्लाई करता है किसको, यूबिक्विनोन को। तो जब ये दो हाइड्रोजन लेगा क्या बनेगा, UQH2, यूबिक्विनोन H2 रिड्यूस्ड फॉर्म। तो अल्टीमेटली ये सप्लाई करता है किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, ये किसको सप्लाई करता है, साइटोक्रोम को, ऐसे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाएगा अल्टीमेटली ऑक्सीजन के पास, पहले मैं वो दिखाऊंगा आपको। देखो यहां जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH को करता है ऑक्सीडेशन, NAD प्लस में तब्दील कर रहा है, दो हाइड्रोजन लेता है खुद UQ, इसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स फोर्थ। NADH के ऑक्सीडेशन में कौन सा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स सेकंड डज नॉट टेक पार्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ NADH प्लस H प्लस, इसका कोई योगदान रोल नहीं इसमें। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ NADH में मदद। Complex second has no role in the oxidation of NADH plus H plus, ये क्या रखो, complex second has no role in oxidation of NADH plus H plus, ठीक है। Now इसका रोल किसमें, बाकी कॉम्प्लेक्स का है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से यूबिक्विनोन ऐसे ऐसे, इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान तकरीबन 6 प्रोटॉन्स, मैंने आपको बोला अभी साइटोक्रोम C एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन को आगे ले सकता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करता है। यूबिक्विनोन ये हाइड्रोजन को, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एनी टाइम एक्सेप्ट कर सकता है। जब याद रखना
जब इलेक्ट्रॉन चलता है और प्रोटॉन चलते हैं NADH के कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से अल्टीमेट का फोर्थ तक, इस ट्रांसपोर्ट में जब इलेक्ट्रॉन चलता है इसके दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन भी थे, अल्टीमेट चलते पहुंचते किसके पास, कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक। और इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन यहां तक चलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक, इस दौरान 6 प्रोटॉन्स बाहर पंप होते हैं। 2 प्रोटॉन किसके हैं, NADH के, और 4 प्रोटॉन यहां से लिए जाते हैं, 4 प्रोटॉन, 2 इसके और 4 मैट्रिक्स से पंप किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू इनर, ऐसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, टू द स्पेस बिटवीन द 2 माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स, 6 प्रोटॉन। और अल्टीमेटली क्या होता है, याद देख लीजिएगा, अगर FADH को क्या करना है, हमारे पास FADH2 है, यहां लिखा। अब अगर हमारे पास ये NADH की बात खत्म हो गई, अगर FADH2 हमारे पास होगा तो FADH2 को कौन करता है ऑक्सीडेशन, कॉम्प्लेक्स सेकंड, NADH को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट चला। FADH2 इसे 2 हाइड्रोजन हटाओ, FAD बनेगा, 2 हाइड्रोजन किसके पास है, कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास, ये किसको देगा, ये देगा यूबिक्विनोन को, यूबिक्विनोन फिर आगे बराबर ऐसा ही करेगा, मींस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इन्वॉल्व होगा यूबिक्विनोन के पास, आगे जाता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड इन्वॉल्व होगा या FADH को करता ऑक्सीडेशन, आगे जाता है, मींस FADH की ऑक्सीडेशन में कौन सा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इज नॉट इन्वॉल्वड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2, व्हाइल कॉम्प्लेक्स सेकंड इज नॉट इन्वॉल्वड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। देखो NADH का रास्ता देखो ना, NADH ऑक्सीडेशन यहां से होगी, यहां से, इसका योगदान नहीं है कहीं ऐसे, इसका देखो FADH की ऑक्सीडेशन हो गई यहां से यहां, इसका रोल नहीं, समझा। वो which complexes are common for oxidation of both NADH and FADH2, complex third and complex fourth are common. Complex first does not take part in oxidation of FADH2, while complex second does not take part in oxidation of NADH+. समझा? ओके, इसके बाद क्या होगा, तो जो यहां से FADH2 की ऑक्सीडेशन यहां से हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, इस दौरान टोटल 4 हाइड्रोजन्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। जब NADH की ऑक्सीडेशन होती है तब 6 प्रोटॉन्स होते हैं पंप, लेकिन जब FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है तब 4 प्रोटॉन्स होते हैं पंप। अब देखो, तो अगर NADH की बात करेंगे हमारे पास 6 प्रोटॉन होते हैं, एक NADH की बात करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ हमारे पास होता है, यहां मैं कर दिखाऊं, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, इस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में क्या होता है, वेरी गुड, इस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में 2 चीजें होती है, मैंने आपको बोला था, इसमें 2 चीजें होती है, F1 कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो मेम्ब्रेन के अंदर है, इट्स कॉल्ड FO पार्ट, जो बाहर है मैट्रिक्स के अंदर इसका F1। FO क्यों, ओलिगोमाइसिन एक ड्रग है, एंटीबायोटिक है, वो इसको ब्लॉक करता है चैनल। FO इसके पास चैनल होती है, चैनल, जिससे क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है ना, मैं करूंगा 2 प्रोटॉन्स की बात, इस प्रोटॉन में होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इसके पास एनर्जी होती है, these protons just like act as a fuel, ये फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं। और ये जो मशीन है यहाँ पे एटीपी सिंथेस, 2 प्रोटॉन जो है आएंगे किसके थ्रू, F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू, नीचे इसमें चैनल होती है, ये प्रोटॉन आते हैं वापस, क्योंकि मैट्रिक्स के प्रोटॉन है ज्यादातर, तो वो वापस आ जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, आगे चलते हैं मैट्रिक्स में वापस आते हैं। जो ही ये प्रोटॉन्स वापस आते हैं, 2 प्रोटॉन्स में इतनी एनर्जी होती है, ये इसको घुमाते हैं इस F1 कॉम्प्लेक्स को, अल्टीमेटली ADP प्लस PI जो मैट्रिक्स में होता है, इसको तब्दील किया जाता है टू ATP। देखो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एकोफॉस्फेट या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये बनेगा ATP। लेकिन कौन ATP प्लस PI को मिलाता है, आपसे बताता है ATP, इट इज F1 कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये कैसे काम करता है, ये लेता है एनर्जी प्रोटॉन्स की और ये खुद घूमता है, जिस तरह आपको इंजन रन करने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल होता है, इस तरह एक इंजन है F1 कॉम्प्लेक्स, एक इंजन है, ये क्या करता है, ये ATP को मिलाता है ATP के साथ, लेकिन इसको फ्यूल चाहिए, फ्यूल इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पंप हो गए थे, 2 प्रोटॉन्स लगते हैं एक ATP बनाने में। जब NADH ने किया था सारा ऑक्सीडेशन, NADH की वजह से कितने प्रोटॉन्स पंप हो गए, 6, 2 से बनता है एक ATP, 6 से बनेगी 3, इसलिए एक NADH के बराबर 3 ATP, समझा है।
एक NADH करता है पंप 6 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन लगते हैं एक ATP बनाने में, 6 लगेंगे 3 को बनाने में। एक FADH2 से कितने प्रोटॉन पंप हो गए हैं? 4 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन से बनता है एक ATP, 4 से बनेंगे 2, एक FADH का वैल्यू होता है 2 ATPs के बराबर, बिकॉज़ इट एक्सपोर्ट्स ओनली 4 प्रोटॉन्स। समझा है? तो अगर हिसाब लगाएंगे वो आप करेंगे बराबर, जो मैंने आपको चार्ट बोला था कितने NADH है हमारे पास, कितने FADH, आप बराबर है आपको 38 आएगा। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH होते हैं, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गए, जो भी चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनेगा NADH, उन NADH का वैल्यू होता है बराबर FADH2 के। अगर आप 2 NADH देखेंगे, NADH जो बन गए थे 6 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में, उनको भी ये ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्स्ट और सेकंड लेवल पे नहीं, वो यूबी को इस लेवल पे एंटर होते हैं। तो अल्टीमेटली वो 4 प्रोटॉन्स को पंप कर पाते हैं, 6 को नहीं। एक NADH नॉर्मली वैल्यू होता है इसके बराबर 3 ATPs के बराबर, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर बनेगा कभी भी NADH, इसका वैल्यू होता है 2 ही ATPs के बराबर। एक NADH जो साइटोप्लाज्म बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हिस्सा लेगा, इसका वैल्यू होता है 2 ATPs के बराबर, क्योंकि वो पंप कर पाता है ओनली 4 प्रोटॉन्स। दैट्स द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो ये जो ATP बन गया यहाँ पे, ATP बनने को हम यहाँ बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसकी होगी? NADH की ऑक्सीडेशन होगी, बन गया NAD+, या FADH2 की ऑक्सीडेशन होगी, बन गया FAD। ऑक्सीडेशन हो गई तो इसकी वजह से ATP बन गया। ATP बनने को हम बोलते हैं फास्फोरिलेशन, लेकिन ये ATP कब बन गया? जब ऑक्सीडेशन हो गई इनकी, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में लिखो, इट इज द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ATP from ADP plus PI which is linked to oxidation of coenzymes। इनकी ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अल्टीमेटली ADP से प्लस PI से बनता है ATP। शाबाश। प्रोडक्शन ऑफ ATP from ADP and PI which is linked to oxidation of coenzymes is called as oxidative phosphorylation। oxidative phosphorylation किसमें होती है असल में? It occurs, oxidative phosphorylation occurs on ATP synthase complex 5th FOF1 complex में। समझा रहा है? This is very important। तो अगर देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये आपस में थोड़ा लिंक्ड है, क्योंकि जब तक ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाएगा तब तक प्रोटॉन्स नहीं आ सकते हैं, तब ये जो है ATP नहीं बन सकता है। इसका मतलब यहां सुनो, अगर एक ग्लूकोज है आपके पास, इसको कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगी तो आपको मिलेगा ओवरऑल 38 ATPs। अगर ये प्रोकैरियोट्स में, इन बैक्टीरिया नेट गेन ऑफ ATP इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 38 ATP, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया सारा कुछ साइटोप्लाज्म होता है, फिर प्लाज्म ब्रेक होता है, ये सारा प्रोसेस 38 ATP से नेट गेन। इन प्लांट्स एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिलता है आपको 36 ATP, क्योंकि वहां पे साइटोप्लाज्म के उस NADH का वैल्यू होता है 2 ही, और एनिमल्स में इट इज 36 और 38, कभी कभार 36 निकलता है, 38। ओके, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म से कौन सा है। तो जो ATP बनता है, इस ATP सिंथेसिस के एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है, इसका नाम है केमियोस्मोटिक। अगर आप देखेंगे केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म, केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म एक साइंस ने दिया था, इट्स कॉल्ड पीटर मिचेल, MITCHEL। अब देखो नीचे, केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म फॉर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वाज गिवन बाय पीटर मिचेल 1961 में। इसका क्या कहना है? इससे पहले बोला है, अब नाम है इसका केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म, केमियोस्मोटिक थ्योरी फॉर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वाज गिवन बाय पीटर मिचेल। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से प्रोटॉन्स होते हैं पंप्ड इनर में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जो प्रोटॉन्स फिर अल्टीमेटली आते हैं वापस मैट्रिक्स के अंदर थ्रू चैनल FOF1 कॉम्प्लेक्स आते हैं वापस, और जो ये वापस आते हैं दिस प्रोटॉन एक्ट एज ए फ्यूल और ये कराते हैं ADP plus PI को कन्वर्ट ATP। ये केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म। अगर देखिए केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म स्टेट्स दैट ATP synthesis
or oxidative phosphorylation occurs when electron movement occurs from one complex to another, finally to oxygen. जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे, इलेक्ट्रॉन आगे, प्रोटॉन आगे, अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनको अल्टीमेटली एक्सेप्ट कौन करता है? O2. O2 जब हाइड्रोजन्स लेगा, it will be converted to, अगर twice दो हाइड्रोजन्स, it will be converted to H2O, twice H2O. अल्टीमेटली वाटर बनता है. जो अल्टीमेटली हाइड्रोजन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्टीमेटली पहुंचते हैं ऑक्सीजन के पास और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होता है खुद वाटर के अंदर. समझा है? This is all about oxidative phosphorylation and electron transport chain. Thank you.